Assalamu alaikum, dear students. How have you been? I hope that you all are sound and safe. Today is 2nd of August 2021. This is class 12th subject Sociology of Boys Higher Secondary School in Su. As you know, our topic is methods of data collection or techniques of data collection. In the previous lectures, we have discussed about some of the methods of data collection. So in this lecture, we will discuss one more method of data collection. It is scheduled method, or in American English, it is also pronounced as schedule. What is schedule method? A schedule is a structure of set of questions on a given topic, which are asked by the interviewer or investigator personally. The order of questions, the language of the questions, and the arrangement of the parts of the schedule are not changed. However, the investigator can explain the questions if the respondent faces any difficulty. It contains direct questions as well as questions in tabular form. तो सबसे पहले जो ये मेथड है शेड्यूल्ड मेथड और स्केड्यूल हम कहेंगे इससे, ये बिल्कुल आप समझो कि जिस तरह हमारा जो क्वेश्चन मेथड होता है उसमें हम अपने रेस्पोंडेंट्स को मेल के ज़रिए क्वेश्चंस भेजते हैं, सेट किए हुए क्वेश्चंस, और वहाँ पर उनको स्पेस प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अपने आंसर्स वहाँ पर, अपने रेस्पॉन्सेस वहाँ पर लिखें। या तो वो ओपन एंडेड होता है या फिर क्लोज्ड एंडेड। और कभी कभी उनको जब हम क्लोज्ड एंडेड की बात करेंगे तो उसमें हम उनको यहाँ से ऑप्शंस देते हैं, और ओपन एंडेड में उनको खुद ही वहाँ पर जवाब भरने होते हैं। लेकिन अब शेड्यूल जो है ये भी एक तरह का क्वेश्चनेयर होता है, लेकिन इसमें ये फ़र्क है कि ये एक स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है कि पहले से हम बिल्कुल एक बाज़ाब्ता तौर पर क्वेश्चंस बनाते हैं उनको प्रिंटेड फॉर्म में निकाल कर, और साथ साथ इन क्वेश्चंस को फिल अप करने के लिए जो हम इन्यूमरेटर्स, मतलब हम वो जो सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है वो किसी इन्वेस्टिगेटर के हाथ में देते हैं, या हम खुद ही वो इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं, और जो हमारे रेस्पोंडेंट्स होते हैं उनको वो उस सीक्वेंस के हिसाब से क्वेश्चंस पूछते हैं। जो क्वेश्चंस का वो आंसर देते हैं, रेस्पॉन्स देते हैं, उसको हम फिल अप करते हैं खुद। तो ये इन्यूमरेटर का काम होता है। क्वेश्चनरी में क्या होता है कि जो रेस्पोंडेंट होता है वो खुद ही उसका जवाब लिखता है, लेकिन यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछते हैं फिर उसको फिल अप करते हैं खुद। तो ये डिफरेंस होता है। अब इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या जो इसमें अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चंस होता है वो सीक्वेंस जिस हिसाब से होता है, उसकी जो तरतीब होती है, तो उसी हिसाब से हम बिल्कुल उस तरतीब के हिसाब से अपने रेस्पोंडेंट से क्वेश्चंस पूछते हैं और उनके जो रिस्पॉन्सेस होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। और यहाँ पर दूसरी चीज़ यह है कि चूँकि अगर आप देखोगे जो क्वेश्चनेयर मेथड है उसमें हम क्वेश्चंस मेल करते हैं, तो वो अब रिस्पोंडेंट का काम है कि वो कैसे समझे, उन्हें कैसे रिप्लाई करे, कैसे रिस्पॉन्स दे। लेकिन यहाँ पर कभी कभी हम जो क्वेश्चंस पढ़कर अपने रिस्पोंडेंट को सुनाते हैं और उससे पूछते हैं, तो कभी कभी उनको डिफ़िकल्टी, कोई मुश्किल आती है उसको समझने में, तो वो इन्वेस्टिगेटर या जो हमारे पास जो इन्यूमरेटर होता है वो उनको समझा कर उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किस लिए हम ये आपसे ये सवालात पूछ रहे हैं, तो ये अहम क्या है। तो ये कभी कभी उनको जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं अगर उनको मुश्किल होती है उनको समझने में, तो उन क्वेश्चंस को उनको समझाया जाता है। इट कंटेन्स डायरेक्ट क्वेश्चंस एज वेल एज क्वेश्चंस इन टेबुलर फॉर्म। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं और टेबुलर फॉर्म में भी, एक टेबल की शक्ल में भी वहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके घर में भी अगर आप देखोगे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं, या हम कह सकते हैं कोई डेटा कलेक्ट करने आते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सेंसस मेथड देखा होगा, उसमें क्या होता है, एक बंदे जो आते हैं, इन्वेस्टिगेटर्स आते हैं आपके घर में, वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, उनके पास एक प्रिंटेड फॉर्म में क्वेश्चंस एक सेट होते हैं, और उन्हीं से वो आपको क्वेश्चंस पूछते हैं और आपका रिस्पॉन्स वहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। This method requires the selection of enumerators for filling up schedules. Enumerators should be intelligent and must possess the capacity of cross-examination in order to find out the truth.
This method of data collection is very useful in extensive inquiries and can lead to fairly reliable results. It is, however, very expensive and is usually adopted in investigations conducted by government agencies or by some big organizations. Population census all over the world is conducted through this method. जैसा कि अभी मैंने कहा, जब हम शेड्यूल्ड मैथ से कोई डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो हमें उसमें क्या है कि पहले से हम स्ट्रक्चर जो क्वेश्चंस हम बनाते हैं, सेटअप क्वेश्चंस हम तैयार करते हैं, फिर इन्वेस्टिगेटर के हाथ में देखकर उनसे पूछते हैं, उनसे ये बोला जाता है कि आप इसके मुताबिक डेटा कलेक्ट करके लाए, और वो फिर रिस्पोंडेंट्स के पास जाते हैं। जो भी उनका टॉपिक ऑफ रिसर्च होगा, उनका जो सैम्पल होगा, जो रिस्पोंडेंट्स होंगे, उनके पास जाकर उनसे वो क्वेश्चंस पूछते हैं और उसको फिलअप करते हैं, उनका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करते हैं। साथ साथ उनको क्वेश्चंस समझा भी लेते हैं, समझा भी देते हैं जहाँ पर उनको किसी जगह समझने में मुश्किल दरपेश आती है। और इससे क्या होता है कि ये जो इन्यूमरेटर होता है, इसमें उसका बहुत इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन करने पड़ते हैं कि किसी बंदे ने पूछा कि इसके लिए मतलब कोई फॉर एग्जांपल उससे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो उसके मुख्तलिफ तरीके से जवाब दे सकता है, या फॉर एग्जांपल फिर किसी क्वेश्चन को क्रॉस एग्जामिन भी करना पड़ता है कि ऐसा क्यों हुए, इस तरह क्यों है। तो इस सूरत में जो इन्यूमरेटर्स होते हैं वो वेल ट्रेंड होने चाहिए, उनको अच्छी तरबियत मिलनी चाहिए, और वो बिल्कुल अपने इस फील्ड में बहुत अच्छे मतलब उनकी इंटेलिजेंस होनी चाहिए, ताकि वो जो डेटा कलेक्ट करें वो अच्छा हो, रिलायबल हो और ऑथेंटिक डेटा हो। This method of data collection is very useful in extensive inquiries and can lead to fairly reliable results. और ये जो मेथड है, ये जो बड़ी बड़ी हम इंक्वायरीज करते हैं किसी टॉपिक पे करते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट में, या इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो सेंसस होता है पॉपुलेशन स्टडीज़ के अंदर, हम डिफरेंट जो पॉपुलेशन रिलेटेड जो स्टडीज़ होती हैं उनके अंदर, तो बड़ी बड़ी जो एक्सटेंसिव इंक्वायरीज होती है तो उसमें इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पहले से हम स्ट्रक्चर्ड सेटअप क्वेश्चंस बनाकर इन्यूमरेटर्स को देते हैं और वो इन्यूमरेटर्स फिर हमारे लिए, या हम खुद भी वो डेटा कलेक्ट, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारा उनका जो इन्यूमरेटर्स होते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, वो जाकर फील्ड में क्वेश्चंस और रिस्पोंडेंट से उनका रिस्पॉन्स लेते हैं। और साथ साथ इसमें एक बहुत एक्सपेंसिव मेथड है, क्योंकि अगर आपका एरिया बहुत ज़्यादा हो, आपका सैंपल बहुत ज़्यादा हो, तो आपको हर इलाके के अंदर अपने इन्यूमरेटर्स भेजने पड़ेंगे, तो उनका ख़र्चा, फिर साथ साथ ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बस्ती में 1000 घर हैं, तो इसमें अगर आप 2 बंदों को भेजोगे तो उनके लिए बहुत वक्त दरकार चाहिए, तो जिसमें इसका टाइम भी ज़्यादा लगता है और साथ साथ इसमें एक्सपेंसेस भी ज़्यादा आते हैं, ख़र्चा भी ज़्यादा आता है। और अगर आप देखोगे जो पॉपुलेशन सेंसस होते हैं जो हमारे देश में, आप देख सकते हो कि एवरी 10 ईयर्स जो 10 साल के बाद यहाँ पर सेंसस किया जाता है, पॉपुलेशन सेंसस जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ पर आप देखोगे आपके घर में 2 लोग 3 लोग आते हैं, फिर आपको क्वेश्चंस पूछते हैं, उनके पास एक क्वेश्चन का एक सेट होता है, उसी से आपको क्वेश्चंस पूछते हैं और उनका जवाब देकर आप के रिस्पॉन्सेस लेते हैं। तो ये जो पॉपुलेशन सेंसस है, जो जिसे हम मरदमशुमारी भी कहते हैं, पॉपुलेशन को काउंट करना, मुख्तलिफ इसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, इस तरह से उनको काउंट करना, फॉर एग्जांपल एज वाइज, सेक्स वाइज कितना है, इसी तरह अनएम्प्लॉयड कितने हैं, एम्प्लॉयड कितने हैं, या हम कह सकते हैं कि जो एजुकेटेड कितने हैं, अनएजुकेटेड कितने हैं। तो इस तरीके से ये जो सेंसस मेथड होता है या पॉपुलेशन जो सेंसस किया जाता है, वो इसी मेथड से, शेड्यूल्ड मेथड से वहाँ पर डेटा कलेक्ट किया जाता है। अब इसमें मुख्तलिफ जो टाइप्स हैं, बहुत सारी अक़साम है इस मेथड के, तो हम यहाँ पर देखेंगे इंक्वायरी शेड्यूल, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, रेटिंग शेड्यूल एंड डॉक्यूमेंट्री शेड्यूल, और लास्ट है इंटरव्यू शेड्यूल। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो शेड्यूल्ड मेथड है, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, तो हम इनको भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, यहाँ पर इनके बारे में भी बात करेंगे। तो फर्स्ट है इंक्वायरी शेड्यूल। इट इज़ यूज्ड फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सेंसस। तो इंक्वायरी शेड्यूल जो है, जैसे अभी हमने देखा, ये उस तरह हम मतलब ऐसे टॉपिक के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस तरीके का जो मेथड है, ये तरीका जो है
जब हमें सेंसस से मुतलिक डेटा कलेक्ट करना हो। जैसे अभी हमने कहा जो पॉपुलेशन है उसका सेंसस होता है, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स उनके डिफरेंट, जो हम कह सकते हैं कि क्वालिटेटिव वाइज या क्वांटिटेटिव वाइज, इसको हम देखते हैं। इसके बारे में जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो इसके लिए हम इंक्वायरी जो शेड्यूल है इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, मतलब कि इंक्वायरी शेड्यूल इन्यूमरेटर्स आए आपको पूछताछ करते हैं, उस उनके पास एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है, उसके बारे में फिर क्रॉस एग्जामिन भी करते हैं। फॉर एग्जांपल एक आपके घर में एक मतलब एक इंक्वायरी के लिए, एक सेंसस के लिए एक बंदा है, तो वो आपको पूछेगा कि आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, किसने कितना पढ़ा है, किसने कौन कमाता है, कौन स्कूल जाता है, किसकी एज क्या है, सेक्स वाइज पूछेंगे, जेंडर क्या है। तो इस हिसाब से फिर आपको पूछेंगे कि मतलब किसने, फॉर एग्जाम्पल आपका हो कि हमारे घर में दो बंदे हैं जो मुलाजमत करते हैं, दो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, तो उनके बारे में फिर थोड़ा बहुत वो क्रॉस क्वेश्चंस भी करते हैं कि मतलब रिटायर हुआ है कोई या इन सर्विस है तो कितनी उसकी सर्विस है, क्या क्वालिफिकेशन, इस तरह से बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस भी किए जाते हैं। अब दूसरा आता है ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। These schedules are used for observation. It contains specific topics upon which the observer has to concentrate and the nature of information that he has the record. अब दूसरा जो ऑब्जर्वेशन शेड्यूल है इसका मतलब होता है कि ये ऑब्जर्वेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब भी फॉर एग्जांपल आपने एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाए, अब ऑब्जर्वेशन के ज़रिए आप उन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं, जो रिस्पॉन्सेस है, वो अपने ऑब्जर्वेशन, अपने मुशाहिदे से वहाँ पर कलेक्ट करने की, उनको पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि सेंसस के अंदर आप देखोगे इसमें बहुत सारा हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्वालिटेटिव डेटा भी होता है, क्वांटिटेटिव डेटा भी होता है। अब ऑब्जर्वेशन जो शेड्यूल है इसमें किसी ख़ास टॉपिक पे हम ये डेटा कलेक्ट करते हैं और उस वक्त हम ऑब्जर्वेशन से अपना जो डेटा है उसको कलेक्ट करते हैं, वो रिस्पॉन्सेस हम लेते हैं। तो ये अपने मुशाहिदे से हम, और इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जर्वर होता है he has to concentrate, observer has to concentrate and the nature of information that he has to record। अब इसमें ये डिपेंडेंट होता है कि जो ऑब्जर्वर होता है उसको इस बात की, इस मतलब ये अपने ऑब्जर्वेशन के अपने ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर वो ये तय करता है कि एक तो उसका जो नेचर ऑफ स्टडी है, एक ये बात, दूसरा जो उसका ऑब्जर्वेशन होगा कितना स्किलफुल होगा वो अपने ऑब्जर्वेशन के अंदर। तो इस तरह से वो अपने जो क्वेश्चन है वो भी सेट करता है और उनसे फिर वो शेड्यूल्ड, जो हम कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन शेड्यूल जो है, इस तरीके से फिर डेटा कलेक्ट करता है। Next is rating schedule. It has been mostly used in psychological research. It used to measure the attitude or opinion. अब जो रेटिंग शेड्यूल है, जैसा कि आपको पता है कि आपको ये जो मेथड है ये ज़्यादा साइकोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है। जो साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है, इंसान का जो बिहेवियर है उस बारे में जो साइंस है उसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। तो इसमें इसको हम इल्म नफ्सियात भी कहते हैं। तो इंसान की नफ्सियात के मतलब जो इल्म है उसे साइकोलॉजी कहते हैं। तो इस सब्जेक्ट में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर रेटिंग की जाती है कि जैसे आपकी एट्रीब्यूट्स क्या है, आपकी ओपिनियन, एटीट्यूड, इंटेलिजेंस, ये सब रेट किया जाता है। अगर आपने देखा होगा कि जो आईक्यू है, इंटेलिजेंस जो कोशेंट है, उसको भी रेट किया जाता है नंबर्स में। तो उस वक्त इसी चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि 5 बंदों को खड़ा किया गया, अब उनसे सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे अलग अलग, जो पहले से शेड्यूल्ड बनाया गया होता है। अब उसकी बुनियाद पर फिर ये डिसाइड किया जाता है कि किसको किस रेटिंग में रखेंगे। ये मुख्तलिफ उनके जो एक इंडिविजुअल के जो एट्रीब्यूट्स होती है, उसकी ओपिनियन, उसका एटीट्यूड क्या है, उसकी इंटेलिजेंस क्या है, तो इस बुनियाद पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिर उनको रेटिंग की जाती है। तो इस तरह जैसे एग्जामिनेशन में भी आप देखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कभी ओरल एग्ज़ाम लिया जाता है तो वहाँ पर फॉर एग्जांपल एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाया जाता है, फिर आपसे पूछा जाता है अलग एक एक करके। तो फिर आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपका जो एटीट्यूड है, आपकी जो नॉलेज है, इसकी बुनियाद पर रेटिंग्स किए जाते हैं। किसी को नंबर 1, किसी को नंबर 2, किसी को नंबर 3। तो ये ज़्यादा ये मेथड साइकोलॉजी के अंदर
इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज़ डॉक्यूमेंट्री शेड्यूल। इट generally help in collecting data through secondary sources, autobiography, case history, डायरी और डिफ़िकल्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट। अब डॉक्यूमेंट्री शेड्यूल जो है ये सेकेंडरी जो इंफॉर्मेशन, क्योंकि अभी तक हमने जो मेथड्स पढ़े इसमें हम प्राइमरी जो डेटा होता है उसको कलेक्ट करते हैं, जो फर्स्ट टाइम हमें फर्स्ट हैंड जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको कलेक्ट करते हैं। अब डॉक्यूमेंट्री जो शेड्यूल्स होते हैं इसका इस्तेमाल हम सेकेंडरी डेटा जो हम मतलब ऑलरेडी जो पब्लिश हुआ होता है या ऑलरेडी जिस पे किसी ने तहकीक की होती है तो उस डेटा को हम कलेक्ट करते हैं इस मेथड से। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोबायोग्राफी से किसी पर्सन के बारे में उसके मतलब उसकी लाइफ के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में हम डेटा कलेक्ट करते हैं। इसी तरह केस हिस्ट्री किसी ने की है तो उसके बारे में हम फिर दोबारा अगर उस पे रिसर्च कर रहे हैं तो हम उस केस हिस्ट्री से जो इन्फॉर्मेशन हमें हासिल होगा, जो डेटा वहाँ पर है तो उसको कलेक्ट करते हैं इस मेथड से। इसी तरह डायरी, कोई जो पर्सनल डायरीज़ रखता है या जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं जो गवर्नमेंट मेंटेन करता है, जो भी गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई केस आता है, कोई इंक्वायरी होती है तो उस बंदे से रिलेटेड जो भी डेटा जो सरकारी जो हम कह सकते हैं कि उसका जो डेटा इंफॉर्मेशन मौजूद होता है या अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में होता है तो उसको पहले कलेक्ट किया जाता है और वो इसी से, क्योंकि वो सेकेंडरी डेटा होता है और वो इस डॉक्यूमेंट्री शेड्यूल से कलेक्ट किया जाता है। और लास्ट है इंटरव्यू शेड्यूल, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर इंटरव्यू ऑफ पर्सनल लेवल। अब ये भी एक तरह का हम कह सकते हैं कि जो डेटा कलेक्शन मेथड है यहाँ पर, क्योंकि इसमें सिर्फ इतना फ़र्क है क्योंकि आपने इंटरव्यू में भी पढ़ा है कि वो फेस टू फेस के भी या टेलीफोन के ज़रिए हम जो रेस्पोंडेंट्स हैं उनसे अपना मतलब रिस्पॉन्स लेते हैं, उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं। अब कभी कभी इंटरव्यू के अंदर ऐसा भी होता है, कभी एक सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाता है जिससे तमाम जो वहाँ पर जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनसे एक एक करके उनका एटीट्यूड ये पूछा जाता है या उनका इनके बारे में मतलब उनसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब वो इंटरव्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस पहले से स्ट्रक्चर सेट ऑफ क्वेश्चंस की बुनियाद पर किया जाए और तब उसके लिए हम इंटरव्यू शेड्यूल इस्तेमाल करते हैं, ये मेथड इस्तेमाल करते हैं जो पर्सनल लेवल पे हम पूछते हैं इंटरव्यू के अंदर। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस शेड्यूल है। तो अब हम इसमें चूँकि हमने देखा शेड्यूल मेथड क्या है, इसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, कहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें दो चीज़ें और भी हैं कि इसके जो मेरिट्स हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या एडवांटेज हैं और क्या डीमेरिट्स हैं, क्या नुकसान हैं, तो ये भी हम पढ़ेंगे। तो अब सिग्निफिकेंस ऑफ शेड्यूल मेथड मतलब कि मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ शेड्यूल मेथड, इस मेथड के फ़ायदे क्या हैं। फर्स्ट है हायर रेस्पॉन्स, क्योंकि जो रेस्पोंडेंट्स हैं उन वहाँ पर जाकर हम खुद उनसे सवाल पूछते हैं, हमारे पास क्वेश्चन सेट होता है वो हम पूछते हैं और क्योंकि अपने सामने उनसे हम सवाल करते हैं और उसका रिस्पॉन्स हम लेते हैं। तो इसका मतलब क्योंकि अगर हम 100 रिस्पोंडेंट्स के पास जाएंगे तो कम से कम हम 95 रिस्पोंडेंट्स को मिल ही लेंगे और उनसे रिस्पॉन्स लेंगे। तो इसका मतलब इसमें जो रिस्पॉन्स लेवल है वो हायर है कि हमें जिनसे डेटा कलेक्ट करना है वो हमें हमारे सवालों के जवाब देंगे और उनका रिस्पॉन्स हमें मिलेगा, इसका चांसेस बहुत ज़्यादा है। सेविंग टाइम, तो इसमें टाइम भी किसी तरीके से, क्योंकि अगर बिग इंक्वायरीज़ के अंदर अगर हम देखेंगे तो उसमें ज़्यादा वक्त है, लेकिन यहाँ पर सेविंग टाइम इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि हम पहले से किसी बंदे के बारे में ये क्वेश्चन डिवाइस करते हैं और उन्हीं से हम जाकर वो पूछते हैं, वहाँ से जवाब लेते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं जब अब हम एक रेस्पोंडेंट की बात करें तो उसके लिए हमारा वक्त कम लगता है बनिस्बत जो क्वेश्चनियर है। तो क्वेश्चनियर में हमें वेट करना पड़ता है कब वो उस सवाल की जवाब भेजेगा या नहीं भेजेगा, तो कितने टाइम में भेजेगा। लेकिन जब हमें रेस्पोंडेंट से जवाब लेना है उस समय में हम उस वक्त हम इमीडिएटली उनसे जवाब लेते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इसमें टाइम भी सेव होता है। पर्सनल कॉन्टैक्ट, अब ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो इन्यूमरेटर्स हैं वो
खुद जाकर क्वेश्चंस पूछते हैं अपने रिस्पोंडेंट से, तो उनसे मुलाकात होती है और वो उनके पर्सनल कांटेक्ट जो होता है उसमें उनके मतलब एक, क्योंकि जो इन्यूमरेटर्स होते हैं वो स्किलफुल होते हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वेल ट्रेंड होते हैं, तो एक इंसान की पर्सनल ओपिनियन व्यू उस हिसाब से वो उनके बारे में भी जान लेते हैं, उनका उनसे जो क्वेश्चंस पूछकर क्रॉस एग्जामिनेशन के ज़रिए, और उनसे एक पर्सनल कांटेक्ट बनता है, क्योंकि पर्सनल कांटेक्ट जब इंसान किसी के साथ बनाएगा तो वहाँ पर चांसेस है कि वो उससे ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर सकता है, और बहुत हम उनका रिस्पॉन्स अच्छा होगा, और जो हम कह सकते हैं कि ऑथेंटिक जो रिलायबल डेटा होगा वो कलेक्ट कर सकता है। जब आपकी किसी के साथ दोस्ती होगी, आप किसी को मिलकर उससे क्वेश्चंस पूछोगे, तो यहाँ पर क्योंकि जो इन्यूमरेटर है वो अगर स्किलफुल होगा तो वो उससे बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर सकता है। ह्यूमन टच, अब यहाँ पर वही बात आती है, पर्सनल कांटेक्ट जब होगा तो ह्यूमन टच भी होगा। अगर कोई ऐसी मतलब कोई क्वेश्चन ऐसे जो उनको समझ नहीं आते हैं, तो यहाँ पर जो इन्यूमरेटर या इन्वेस्टिगेटर है वो अपना इस्तेमाल करके, अपनी अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करके, अपनी ह्यूमैनिटी का इस्तेमाल करके उनसे वो उनको क्वेश्चंस समझा कर, अगर वो कहीं कहीं पे रिस्पॉन्स देने से कतराते हो तो अपने ह्यूमन टच से, अपनी ह्यूमैनिटी से, अपनी पोलाइटनेस से वो उनसे मतलब उन क्वेश्चंस के भी जवाब ले सकता है। ऐसा क्वेश्चन एयर मेथड में पॉसिबल नहीं है। डीपर प्रूफ, तो वही बात आती है, जब ह्यूमन टच होगा, पर्सनल कांटेक्ट होगा, तो उस सूरत में, क्योंकि अगर आप एक बंदे को मेल से क्वेश्चन एयर भेजोगे, उसमें 10 क्वेश्चन है, वो उनको आप उनको मतलब उनसे रिस्पॉन्स लेना है आपको, तो वो लिखेगा, क्या पता वो रिलायबल होगा, वो खुद जवाब देता है या उसके दोस्त ने दिया, तो इसमें कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता है, तो इस तरह ह्यूमन टच नहीं होता। लेकिन जब शेड्यूल्ड मेथड की बात करते हैं तो वो पर्सनल कांटेक्ट में आता है उसका रिस्पोंडेंट, एक ह्यूमैनिटी टच मिलता है उसको। दूसरा, उसके ज़रिए फिर वो डीपर प्रोब कर सकता है, बहुत गहराई से उस चीज़ को मुताला कर सकता है, बहुत गहराई से उससे क्वेश्चंस पूछकर उससे डेटा कलेक्ट कर सकता है। डिफेक्ट्स इन सैम्पलिंग और डिटेक्टेड, अब सैम्पलिंग के अंदर जो डिफेक्ट रहा है, जब हमने रिसर्च डिज़ाइन प्लान किया, अब हमने कोई सैम्पल यहाँ पर सिलेक्ट किया कि ये एज ग्रुप या ये जो पॉपुलेशन है इससे हमें क्वेश्चंस पूछने, ये हमारा रिस्पोंडेंट है। लेकिन जब हम फील्ड में जाते हैं, आया कि हम देखते हैं अगर किसी जगह हमारे सैंपल के अंदर कोई खामी रही हो, क्या हमें सिर्फ एजुकेटेड लोगों से पूछना चाहिए या अनएजुकेटेड लोगों से पूछना चाहिए, बुज़ुर्गों से पूछना चाहिए, सब से पूछना चाहिए, या किसी ख़ास ही तबके से पूछना चाहिए। अगर किसी तरह से भी इस सैंपल में हमारा कोई डिफेक्ट आता है, उसमें कोई नुक्स होता है, तो वो हम उस वक़्त आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब फील्ड में जाकर हम उन लोगों से फेस टू फेस मिलते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, उनसे पर्सनल कांटेक्ट में आते हैं, तो उस सूरत में हम इस डिफेक्ट को, इस नुक्स को वहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और बाद में अपना जो सैंपल है वहाँ पर जो नुक्स है, जो एरर हमें हुआ है या कोई किसी जगह भी कोई डिफेक्ट आया है, तो उसको हम दूर कर सकते हैं। ह्यूमन एलिमेंट्स मेक द स्टडी मोर रिलायबल एंड डिपेंडेबल, अब ह्यूमन एलिमेंट्स है, क्योंकि आपको पता है कि इंसान ही ये रिसर्च करेगा, और जब इंसान खुद जाकर अपने रिस्पोंडेंट्स से मिलता है तो उनको ये एक लगता है कि कोई मतलब हमसे कुछ पूछना चाहता है, तो यहाँ पर कोई अच्छा फील आता है उनके अंदर, और वो फिर अच्छे तरीके से इन्यूमरेटर अगर स्किलफुल होगा तो उससे वह अच्छे तरीके से बात करते हैं, उसको रिस्पॉन्स देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन एलिमेंट इसमें है, क्योंकि पर्सनल कांटेक्ट है, फेस टू फेस यहाँ पर जाना है, उनको आपस में एक दूसरे से वो मतलब बातचीत करेंगे वहाँ पे, तो ये चीज़ जो है इसमें ह्यूमन एलिमेंट इसी को कहते हैं। इससे क्या होता है कि इससे जो स्टडी होती है, जो रिसर्च होती है, वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होती है दूसरे जो मेथड्स के मुकाबले में, और बहुत रिलायबल होती है। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी, जिसे हम डीमेरिट्स भी कहते हैं, डिसएडवांटेजेस भी कहते हैं। तो फर्स्ट है कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूम। अब अगर हमने इसकी जो ओवरऑल हम बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी जो बिग इंक्वायरीज होती है उनके लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन चूँकि अगर हमारा सैंपल बहुत बड़ा होगा तो उस टाइम इसमें बहुत सा वक्त लगेगा,
तो ये टाइम कंज्यूमिंग है और कॉस्टली है, एक्सपेंसेस भी ज़्यादा आते हैं। क्योंकि अगर कोई रिसर्च, जैसे आप सेंसस मेथड को ले लो, पॉपुलेशन सेंसस जब होता है तो वो कई महीनों पे चलता है, क्योंकि पॉपुलेशन साइज़ बहुत बड़ा होता है, बहुत हमें 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 डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, ह्यूज मतलब इसमें क्वांटिटी में हमें डेटा चाहिए, तो घर घर जाकर हमें वो डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। तो इसमें बहुत पैसा भी खर्च होता है, साथ साथ वक्त भी लगता है। तो इस सूरत में हम कह सकते हैं कि ये मेथड थोड़ा कॉस्टली, एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग का मतलब इसमें वक्त ज़्यादा लगता है। नीड ऑफ ट्रेंड फील्ड वर्कर्स, अब इसमें यह है कि इसमें चूँकि इन्यूमरेटर्स बनाए जाते हैं, मतलब वो अपॉइंट किए जाते हैं इन्वेस्टिगेटर्स, उनका ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ह्यूमन टच है, उनको पर्सनल कांटेक्ट में जाना। अगर वो र्यूड बिहेवियर के होंगे तो उनको रिस्पॉन्स कोई नहीं देगा, या अगर उन्हें क्वेश्चंस पूछने ही नहीं आए, समझाना ही नहीं आए अपने क्वेश्चंस अपने रिस्पोंडेंट्स को, तो वो डेटा नहीं को अच्छे तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि उनको बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जो इन्यूमरेटर्स है, जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, एक तो उनको वेल ट्रेंड होना चाहिए, उनकी तरबियत अच्छी सी होनी चाहिए, और वो उनके पास स्किल्स होनी चाहिए, इंटरेक्शन जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा होना चाहिए, ताकि वो अच्छे तरीके से बात कर सके और लोग उनकी बात का अच्छे से रिस्पॉन्स दे सकें। तो चूँकि इतना भी पॉसिबल नहीं है, अब लाखों की तादाद में अगर हम इन्यूमरेटर से, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ इन्यूमरेटर्स से ज़्यादा स्किलफुल या इंटेलिजेंट, या हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा ट्रेंड नहीं होते हैं, तो उस सूरत में जो डेटा कलेक्ट होता है उसमें कुछ रिलायबिलिटी या अथेंटिसिटी का एक मामला भी रहता है। एडवर्स इफेक्ट ऑन पर्सनल प्रेजेंस, अब पर्सनल प्रेजेंस कभी कभी लोगों को ये भी लगता है कि फॉर एग्जांपल ऐसे लोग हैं जो कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कोई उनके घर में गया तो कुछ लोग शाइनेस दिखाते हैं, कुछ लोग शाई होते हैं, वो किसी से पर्सनल कांटेक्ट करके या पर्सनली बात करके उनको अच्छे तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कोई नर्वस होता है या किसी के पास उतनी नॉलेज नहीं होती, तो वो उस हिसाब से भी अपने आप को थोड़ा बहुत एक इन्फीरियर उस टाइम समझता है। तो जो पर्सनल प्रेजेंस से लोगों की, जो रिस्पोंडेंट्स के पास वो जाते हैं, जो इन्यूमरेटर्स हैं, इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, उससे एक इंसान की पर्सनैलिटी पे थोड़ा एडवर्स इफेक्ट भी पड़ता है। या ऐसे ही समझो, आप कोई बंदा आप में से, मतलब आपके घर आए, आपसे क्वेश्चंस पूछे, तो हो सकता है आप कुछ क्वेश्चन आपको नहीं पता हों, या आप उतने शाई हों कि आप अच्छे से जवाब ना दे सकें, तो उस टाइम इंसान को थोड़ा बुरा फील होता है। तो ये एडवर्स इफेक्ट भी पर्सनल प्रेजेंस की वजह से आ सकता है रिस्पोंडेंट्स के ऊपर, और कभी कभी न्यूमरेटर्स के अंदर भी ये आ सकता है। और नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशंस डिफ़िकल्टीज़। अब क्योंकि ये अभी हमने पढ़ा कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन डिफ़िकल्टीज़ भी यहाँ पर आ जाती हैं कभी कभी, क्योंकि हमने देखा कि ऐसी जो शेड्यूल्ड मेथड्स है, ये जो इंक्वायरीज है, ये ज़्यादा गवर्नमेंट एजेंसीज ही, मतलब मतलब गवर्नमेंट एजेंसी जो हैं, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, या गवर्नमेंट सेक्टर, या ऐसे बिग कॉरपोरेशंस ही इस तरह का मेथड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें ऑर्गेनाइजेशन बहुत मतलब स्ट्रांग होना चाहिए, वहाँ पर एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक उनके पास हम कह सकते हैं कि ओबिडेंस होना चाहिए, वो एक बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड और वेल डिसिप्लिन्ड, वेल प्रिंसिपल्ड एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो कभी कभी इस बुनियाद पर ऑर्गेनाइजेशनल जो डिफ़िकल्टीज़ भी क्रिएट होती हैं, कि ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हज़ारों लोग काम करते हैं, तो हो सकता है कि कभी कभी उनमें आपस में कुछ पर्सनल रंजिश की वजह से, या इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से, या बाकी किसी भी तरीके से कभी डिफ़िकल्टीज क्रिएट होती हैं उनमें, एक तरह का हम कह सकते हैं कि वो इनडिसिप्लिन क्रिएट होता है, तो जिसका का असर फिर डेटा कलेक्शन पे भी पड़ता है। तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस कहें या डीमेरिट्स कहें, तो ये इसके लिमिटेशंस और डीमेरिट्स थे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस टॉपिक को आज हमने मुकम्मल किया, जो मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन है। तो इसका लास्ट मेथड था इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेथड है, अब हम जो इसमें सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमने आज ये टॉपिक कंप्लीट किया। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।